नमस्कार। आज एजुकेशन प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार। हमारे बीच में ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रामचंद्र विद्यापीठ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश रंजन जी मौजूद हैं। जी नमस्ते। आपका स्वागत है सर। जी ये सबसे पहले तो आपको एजुकेशनल न्यूज़ के 1 महीने के सफ़र की शुभकामनाएं कि आपने 1 महीने के यह जो सफ़र रहा, यह सफ़र निश्चित ही बिहार में पत्रकारिता और ख़ास करके शिक्षा की पत्रकारिता को कैसे आगे लेकर जाया जाए, एक धनात्मक ऊर्जाओं से लैस कि कैसे हम किसी पत्रकारिता को लेकर जब जाते हैं तो कैसे हम धनात्मक रूप से उसे लेकर प्रेजेंट करते हैं। सिर्फ ऋणात्मकताओं को लेकर हम पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छी तरीके से 1 महीने तक आपका यह सफ़र चला। इस सफ़र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशनल न्यूज़ चैनल का और एजुकेशनल न्यूज़पेपर का जो उद्देश्य था कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, ऐसे लोग जिनके पास दिव्यता है, उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो अपनी लेखनी, अपनी कृति को जनमानस तक कैसे पहुंचाए, इसमें निश्चित ही बहुत बड़ा योगदान रहा इस 1 महीने के सफ़र में एजुकेशनल न्यूज़ को। तो संजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका यह 1 महीने का सफ़र बहुत अच्छी सफ़र रही। आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, मैं तो लगातार इसका रिव्यू देखते रहता हूँ बतौर एक एडमिन के रूप में कि कैसे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कैसे ये लोगों तक पहुँचे। खास करके यदि हम फेसबुक के ही माध्यम से बात करते हैं तो फेसबुक के ही माध्यम से जो हमारी रीच रही, मेरा जो टारगेट था कि हमारा सामान्य लोगों तक टारगेट नहीं था, लेकिन यह टारगेट जरूर था कि जो शिक्षा के प्रति संवेदनशील लोग हैं, जिनके जहन में शिक्षा के प्रति संवेदना है, जो शिक्षा के प्रति चिंतित भी रहते हैं कि हमारा राज्य कैसा हो, हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे हो और हम कैसे इसको लेकर आगे बढ़ें। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। 1 महीने का जो यह सफ़र, और ख़ास करके यह उन पूरी टीम को जो, चूँकि चेहरे पर तो पेपर में तो ऊपर में आप देखते हैं कि लिखा है कि डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर रजनीश रंजन जी द्वारा प्रकाशित, लेकिन इस 2 नाम के पीछे भी लगभग कई लोग हैं, 2 अंकों में लोग हैं, जो लोग आपके पीछे उन चीज़ों को हर सुबह आपके सामने लाकर परोसती है कि आपका टेस्ट कैसा है, और आपके स्वादानुसार शब्दों का चयन करना, आपके स्वादानुसार मटेरियल को एकत्रित करना कि हम कैसे इन चीज़ों को आपके सामने लाएं। तो यह प्रयास रहा, बेहतर प्रयास रहा, और हम लोग तो आज चाहते हैं कि आज आपसे सामने रूबरू हैं। खास करके जितने भी हमारे एजुकेशनल न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जितने भी हमारे फेसबुक से जिन्होंने लाइक किया है और जिन्होंने नहीं लाइक किया है, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि हमारा जो पेज है एजुकेशनल न्यूज़, उसको आप अभी लाइक कर लें, ताकि हम जो भी शिक्षा से की घटना है, शिक्षा पर आधारित रचनात्मक चीज़ है, उन सारी चीज़ों को लेकर आपके सामने प्रतिदिन यह एजुकेशनल न्यूज़ आपके पास लेकर आएगी। पत्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। इसलिए कम से कम संपर्क तो बनी रहनी चाहिए, और हमारा आपका संपर्क तो सिर्फ एक अंगूठा है, यानी कि आप जैसे लाइक बटन आप दबाते हैं, हमारा और आपके बीच के एक तारतम्य है, एक दूसरे के बीच की दूरी है। हमारा आपका जो दूरी है मात्र एक लाइक बटन की दूरी है, इसलिए लाइक बटन जरूरी है। यदि लाइक बटन ना हो तो फिर हम आपके साथ संवाद नहीं कर सकते हैं, तो संवाद जरूरी है। और कहा ही जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई विवाद नहीं
जिसे संवाद के जरिए हल नहीं किया जा सकता। तो संवाद में तो वो ताकत है कि दुनिया की कितनी भी बड़ी विवाद क्यों ना हो। अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच बॉर्डर पे जो झगड़ा थी, हिंदुस्तान ने पहल किया कि नहीं, इस झगड़े को हम विवाद के रूप में नहीं ले जा सकते, हम एक संवाद स्थापित करते हैं। और संवाद स्थापित होने के कारण निश्चित ही जो विवाद था, विवाद कुछ हद तक हल हुआ। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपको जी। और डेफिनेटली हम लोग का प्रयास रहा है कि 1 महीने में ही हम लोगों ने हिंदी डिजिटल पेपर, इंग्लिश डिजिटल पेपर वीकली और स्पेशली जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा पर हम लोगों ने विशेष करके, सिर्फ ये शिक्षा की बात होती है, विद्यार्थियों की कह सकते हैं, विद्यार्थियों की जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उनकी हम लोग बात को रखते हैं, विद्यार्थियों को हम लोग मार्गदर्शन देते हैं। इसी कड़ी में हमने एक एजुकेशन प्राइम टाइम शुरू किया है सर 9 बजे से। प्रत्येक दिन हम प्रयास है कि हम लोग 9 बजे तक तमाम राज्य के तमाम शिक्षाविद, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, योग टीचर्स, फाइनेंशियल टीचर्स, सभी को हम लोग लाएँ, शिक्षाविदों को, और एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि विद्यार्थी और हमारे पूरे बिहार के जो जनता हैं, बिहार के जो युवा हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आज का जो परिदृश्य है शिक्षा पर, आप अभी जो किधर की ओर रुख जा रहा है? तकनीकी शिक्षा की ओर जा रहा है, सामान्य शिक्षा की ओर जा रहा है? अभी सबसे बड़ी जो बात है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में खास करके कि उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर यह कोविड-19 महामारी जो आई उसका क्या प्रभाव पड़ा है और आने वाले दिनों में हम इसे कैसे रिकवर करेंगे। इसके लिए हम ही नहीं, इस राज्य में जो भी शिक्षा प्रेमी हैं, जिनका भी ध्यान शिक्षा के प्रति है, जिनका भी मन शिक्षा में लगा है, वो सभी लोग चिंतित हैं। क्योंकि हर घर में शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि आपके यहाँ क्लास 5 के भी बच्चे हैं, आपके यहाँ PhD के भी लड़के हैं, तो इन दोनों की भी शिक्षा इस पैंडेमिक को लेकर वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो ये इस पर चिंता करने की जरूरत है और इस पर बात करने की जरूरत है कि हम इससे कैसे उभरेंगे। अभी खास करके आपने कहा कि मैं ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलाता हूँ, तो ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ही नहीं बल्कि राज्य के 350 जो महाविद्यालय हैं जिसमें B.Ed की पढ़ाई होती है, अब एक बहुत बड़ा गैप है। अब देखिए कि ये अभी जो हमारे यहाँ द्वितीय वर्ष के छात्र थे, जिसका सेशन 18-20 था, 19-21 फर्स्ट ईयर के बच्चे थे जिनकी परीक्षाएं हो जानी थी पहले से, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो या BN मंडल यूनिवर्सिटी हो या फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी ने अपनी एकेडमिक कैलेंडर पहले से जारी कर रखी थी और उस कैलेंडर के हिसाब से एग्जामिनेशन हो जाना था। अब ये कहेंगे कि ऐसा ही लेट होता है, लेकिन लेट नहीं है ये संजय जी। अभी आप जरा देखिए कि अभी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की संभावनाएं बन रही है कि ये स्कूल कॉलेजेस जो है आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त खोलती है। यदि हम जुलाई में खोलते हैं और जुलाई में परीक्षा हम लेते हैं तो रिजल्ट आते आते हमारा सितंबर अक्टूबर जाएगा। अब जरा देख कर देखिए कि जो अक्टूबर में यदि रिजल्ट आएगा, जिनको उससे भी हायर एजुकेशन लेना है, जिनको M.Ed करना है, वो पीछे हो रहा है सेशन। या जिन युवाओं ने अभी जो 29 मार्च को एग्जाम होने वाला था बिहार कंबाइंड B.Ed की टेस्ट की, वो एग्जामिनेशन डिफर्ड हो गया। अभी तक वो एग्जामिनेशन की डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। अब वो परीक्षाएं यदि जुलाई में होता है तो नामांकन कब होगी, जरा कल्पना कीजिए। नामांकन ठीक है 1 सितंबर से हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि 1 सितंबर तक एग्जाम से नामांकन हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि हम उसको बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो ये चिंता की विषय है। इन चीजों को छोड़िए, जिन बच्चों को अभी मेडिकल में एडमिशन लेना था, जिनकी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी थी, सारा का सारा सिस्टम रुका हुआ है। अब एक चीज और यहाँ सोचने की जरूरत है। जिन बच्चों को 12th पास करना था, उनकी 12th की पूरी एग्जामिनेशन नहीं हो पाई है। अब उसकी एग्जामिनेशन जुलाई में होगी। जुलाई में जब उसकी परीक्षा होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये कितनी लेंदी जाएगी, जरा इस पर सोच कर देखिए। हम आपसे 1 मिनट रुक के हम अनुरोध करते हैं अपने दर्शकों से, अपने छात्रों से, युवाओं से
कि आपके मन में जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, आप हमें टाइप करके पूछ सकते हैं और इनसे हम सर से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप अपने सवालों को आप टाइप के माध्यम से आप हम लोग से सर से पूछ सकते हैं। सर, ये जो आप चूँकि बिहार राज्य टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पूरे बिहार के शिक्षण संस्थानों के आप अध्यक्ष हैं, उस नाते आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, साथ ही आप बच्चों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? एसोसिएशन अपनी जगह है। मैंने कहा ना कि इस राज्य के हर वो व्यक्ति जो शिक्षा से के प्रति संवेदनशील है, शिक्षा के प्रति चिंतनशील है, शिक्षा के प्रति चिंतित रहने वाले व्यक्ति जो कुछ नहीं करते लेकिन राज्य के शिक्षा के प्रति यदि चिंता ही यदि करते हैं, उन सभी लोगों की तरफ से मैं बात करता हूँ कि कैसे हम इस महामारी का जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे कैसे उबरें। अभी एक ऑप्शन लाया गया ये ऑनलाइन का। ये आपको पता है कि ये ऑनलाइन हमारा एक कालखंड की जरूरत थी, लेकिन क्या रियल क्लासरूम टीचिंग जो होता है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग जो होता है, उसका अल्टीमेट हो सकता है ये ऑनलाइन? या फिर ऑनलाइन जैसी अब भविष्य में इस तरह की यदि कोई और महामारी आता है तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपने एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा मान लिया जाए? इस पर भी चिंता करने की जरूरत है, इस पर भी सोचने की जरूरत है कि कहीं मुझे लगता है कि कोविड-19 ने यदि आपदा लेकर आई तो मुझे लगता है एक अवसर भी लेकर आया। एजुकेशन में फेस टू फेस मोड था पहले, फिर ओडीएल मोड आया। मुझे लगता है ये ऑनलाइन मोड भी अब पूरे राज्य में या पूरे देश में जो कहा जाए कि यह एक शिक्षण व्यवस्था का एक रूप लेकर भी आया। अब यदि ऑनलाइन मोड लेकर आया, अब देखिए कारण कि आपदा नहीं है, कभी कभी आपदा अवसर भी लेकर आता है संजय जी, कि अब यदि पहले 2 मोड था आपका, एक मोड था फेस टू फेस, तो आप लेक्चरर की बहाली करते थे जी। अब फिर एक मोड आया था बीच में, गांधी जी की जो कल्पना थी, गांधी जी की कल्पना के अनुरूप जो है ये दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को लाई गई, इग्नू के अंतर्गत पूरे राज्य में चलाया, पूरे देश में चलाया गया। तो वह इग्नू में फिर क्या हुआ कि इग्नू के जरिए कुछ लोगों को रोजगार मिले। अब यदि ये ऑनलाइन मोड होता है एजुकेशन का, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अवसर भी लेकर आएगी। ये अवसर लेकर आएगी कि जो आप मान के चलिए अभी हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अब इसके पीछे भी तो 2-4 लोग हैं जिसको एक रोजगार मिला है। कोई कैमरा पकड़े हुए हैं, कोई देख रहे हैं, कोई लाइट जला रहे हैं, कोई व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक अवसर है, रोजगार का अवसर। रोजगार तो रोजगार है। ये बात आपने सही कहा कि इस नई प्रस्तुति, हम लोग का जो नया कॉन्सेप्ट है, इनके पीछे डेफिनेटली 1 दर्जन के करीब सारे कर्मचारी, चाहे टेक्नीशियन हो या एडिटर हो या लाइटमैन हो या जो भी लाइटमैन हो, इन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है निश्चित। तो आप मेरा कहना है कि यदि हम किसी एक विश्वविद्यालय में 1 लाख छात्र एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन मोड में, तो अब ऑनलाइन मोड में यदि नामांकन लेता है तो ऑनलाइन उसकी मटेरियल की व्यवस्था करना, उसकी वेबसाइट की मेंटेनेंस करना, इस तरीके से मुझे लगता है कि ढेर सारे लोगों को इसमें भी एक रोजगार का सृजन है कि कहीं ना कहीं इसमें एक रोजगार है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। इस ऑनलाइन पढ़ाई से कितने लोगों को फायदा हो रहा है? देखिए अभी जो स्थिति है संजय जी कि अभी आप इससे फैमिलियर नहीं हैं, ये सच्चाई है। आप लेते हैं हम जो बच्चे मोबाइल जाते हैं चलाने के लिए, कि मोबाइल पढ़ने के लिए, और पता चलता है कि वो फेसबुक सर्च कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप चला रहे हैं। अभी आपको, हमें लगता है कि कुछ समय लगेगा हम इस ऑनलाइन मोड को स्वीकार करने में। जिस तरह से पहले हमने डिस्टेंस मोड आया था, तो डिस्टेंस को बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्वीकारा नहीं, कि डिस्टेंस में दिक्कत हुआ था कि भाई आप जब याद कीजिए कि जब पहली बार डिस्टेंस की कल्पना की गई थी, लोगों ने कहा इस देश में नहीं चल सकता है दूरस्थ शिक्षा, ऐसा कौन सा पढ़ाई जो घर बैठ के पढ़ाई हो। लेकिन आप इस तरह से फ्लोरिश हुआ कि आपने देखा कि इस देश में बहुत अच्छे ढंग से इग्नू ने इसको स्थापित किया, और पूरे देश में ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई प्रखंड मुख्यालय तक नहीं होगा जहां तक इग्नू ने अपनी पहुंच नहीं बनाई। बहुत सही कहा आपने। ठीक उसी तरीके से यह भी एक कालखंड है। ये 2020 या एक इतिहास में हम लोग याद रखेंगे कि 2020 जो है एक कोरोना आपदा लेकर आया था, और जिन्होंने एक ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था का एक अवसर के रूप में परिवर्तित करके हमारे हिंदुस्तान के जनमानस के सामने छोड़ दिया। चलिए हम अपने विद्यार्थियों, हम अपने सभी
दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि शिक्षा से संबंधित आपके पास जो सवाल हैं आप उन्हें आपने जो बताया है अगर पूछा है तो हम लोग उसकी जवाब देने का प्रयास करते हैं। अर्चना राय जी नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनीषा रंजन जी। जयकांत जी स्वागत है आपका। बरकतुल्ला साहब जुड़े हुए हैं। अर्चना राय जी कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी आपका सवाल है, आप शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं की नब्ज पर बात करें। वर्तमान शिक्षा। अर्चना राय जी हैं कलकत्ता से, इनका सवाल है आप शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं की नब्ज पर बात करें। हाँ, नब्ज पर मैं बात करता हूँ। अभी जो आप क्लास 9th में या 10th में जब आप सब लोग वहाँ से पढ़ के निकले तो सबसे पहले हमें प्रतिबिंब देखने को मिलता था कि प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। काल्पनिकता कहीं न कहीं और वास्तविकता को जब लेकर चलते हैं तो वो प्रेजेंट से जोड़ता है, वर्तमान से रास्ता है, और वर्तमान ही आपका भविष्य का रास्ता तय करता है। और ये सबसे बड़ी कमजोर करी रही है 21वीं सदी की, वर्ष 2000 से लेके 2020 तक का यह जो हमारा अनुभव है, जो मैंने अनुभव किया है कि हम सभी के साथ यह परेशानी है कि छात्र छात्र नहीं रहना चाह रहा है और शिक्षक शिक्षक नहीं रहना चाह रहा है। यानी कि वर्तमान को छोड़कर हम भविष्य के पीछे लग जा रहे हैं और वो जिस भविष्य को हमने देखा ही नहीं है हम उस भविष्य के पीछे जा रहे हैं। अभी यदि मैं कोटा इंडस्ट्री का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी बात रखता हूं कि अभी बच्चे 10th पास करते हैं, अभी उसकी जरूरत क्लासरूम टीचिंग की है, लेकिन आप करते क्या है कि बच्चों को फ्लाइंग में डालते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा फ्लाइंग, एक नई मोड है एजुकेशन की। यदि हम सभी शिक्षा के विद्यार्थी जो हैं, जो शिक्षा शास्त्र को लेकर चलते हैं, हमारे आपके लिए एक नई मोड के है। हमने तो अभी आपने कहा कि डिस्टेंस है, रेगुलर फेस टू फेस है या ओडीएल मोड है, या फिर अभी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। एक नई मोड चलती है, जो नब्ज की आपने बात की वो नब्ज है कि उसमें लोग कहता है फ्लाइंग है। अब ये फ्लाइंग मशीन नहीं है जिस हवा में कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि हवा में हम कोर्स कर रहे हैं, क्या हवा आपकी वास्तविकता है? कहा जाता है कि आप उड़ान भरिए लेकिन अपनी जमीन को तलाशिए। जब तक आपकी जमीन मजबूत नहीं होगी तब तक आप लंबी उड़ान नहीं ले सकते। आपकी जितनी जड़ें इस पे मजबूती से के साथ यदि आपके पांव यदि धरती के साथ जुड़े हैं तो आप ऊंची उड़ान ले सकते हैं। तो अभी नब्ज की बात हुई, तो नब्ज में ये है कि यदि हमें 11 और 12 की पढ़ाई करनी है, हम 11-12 नहीं करते हैं और हम उनके पास चले जाते हैं कि हम कोचिंग कर रहे हैं। भैया किस कोचिंग की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं हम एक फिक्स लोगों की किताब पढ़ेंगे, एक फिक्स राइटर की किताब पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ेंगे, जिस एनसीईआरटी की किताबों को इस देश के कम से कम सैकड़ों विद्वान ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। आप उसकी किताब को नकार देते हैं और एक नई किताब उसके जगह किसी प्राइवेट पब्लिशर के आप पढ़ते हैं। तो ये एक नब्ज की बात है, आपको धरातल से जुड़ना होगा। मैंने कहा ना कि वास्तविकता के साथ चलनी होगी। जब तक आप वास्तविकता के साथ नहीं चलेंगे आपका भविष्य क्लियर नहीं होगा। और मेरा तो दावा है कि आप सीबीएसई 12th के बच्चे की एक सूची आप निकाल लीजिए, सीबीएसई से डिमांड कीजिए, ऐसे बच्चों की सूची निकालिए जिसने 90% से अधिक अंक हासिल किया हो 11 और 12th में, और उसके बारे में उसके घर से पता लेकर उससे पूछिए कि यदि पिछले बार यदि 2019 में यदि इस देश में यदि मान के चलिए कि 10,000 बच्चे ने यदि सीबीएसई 12th में 90% से ज्यादा अंक लाया हो, जरा पूछिए वो बच्चे कहाँ हैं। वो बच्चे किसी आईआईटी में होंगे, किसी एम्स में होंगे, किसी एनआईटी में होंगे। तो मतलब ये है कि 90% लाने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। कोचिंग से आपको 90% अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको 11 में 11 पढ़ना है और 12th में 12th पढ़ना है। यदि आप ये करके 90% हासिल करते हैं और 90 लाकर आप आईआईटी में चले जाते हैं तो फिर कोचिंग के पीछे क्यों जाते हैं आप? मैंने कहा कि वर्तमान की पूंछ पकड़ कर रहिए, आप भविष्य की पूंछ पकड़ने जाते हैं जिस पूंछ को आपने देखा ही नहीं। इसलिए तो आप क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, फ्लाई हवा में, यानी हवा जिसकी जमीन ही नहीं है।
बिना जमीन की पढ़ाई आप करेंगे तो कहां से आपको मिलेगा, ये नब्ज है। इवन इतना ही नहीं, हमारी विश्वविद्यालय शिक्षण व्यवस्था में जब आप जाते हैं तो बच्चे इतिहास में एडमिशन लेते हैं और उनसे पूछिए कि प्रथम वर्ष में इतिहास कहां से कहां तक का पढ़ना है तो उसे नहीं पता। क्यों लिया भाई इतिहास? तो जनरल कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलता है, इसलिए इतिहास में हमने ग्रेजुएशन लिया। तो जनरल कंपटीशन का फॉर्म भरा तो नहीं, तो फिर क्यों लिया? तो सभी ने लिया तो मैंने ले लिया। मैं इससे पहले एक और कार्यक्रम में लाइव आया था, फेसबुक पे ही लाइव आया था, मैंने उसमें चर्चा किया था कि आपका विषय का चुनाव यदि बगैर चिंतन का है तो वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए आप चिंतन करके विषय का चुनाव करें, और चिंतन जब करेंगे तो वर्तमान के साथ चलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान भी गया और भविष्य में गया, भूत तो पहले से गड़बड़ है। अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन के कारण हमारे कोटा में बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी हजारों फंसे थे, अभी आए हैं, और अभी जो हम लोग विभिन्न पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, कोटा यदि आप टारगेट बैच के लिए बच्चों को भेजते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि कोटा इंडस्ट्री को बैन कर देना चाहिए। आप जरा मुझे बताइए यदि वहां का सक्सेस रेट क्या है, वहां कितने बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और कितना रिजल्ट लेकर आते हैं। आपके बिहार के हर साल जो है तो 25 बच्चे, 20 से 22 बच्चे के करीब जो है पिछले 2-3 सालों के यदि रिपोर्ट देखा जाए तो 20 से 22 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हम बच्चों की भविष्य की चिंता करें, नए भारत की कल्पना करें, ऊर्जावान भारत की कल्पना करें, या फांसी वाली भारत की कल्पना करें कि बच्चे जाके फांसी लगा के चले आए। ये इसलिए होता है क्योंकि वो क्लासरूम टीचिंग में नहीं है। विद्यालय सिर्फ पढ़ाता नहीं है, विद्यालय जीने की कला को सिखाता है। आप एक विद्यालय जब कहीं भी भारत में भी विद्यालय है तो 5 एकड़ में बसा हुआ होगा, और आपकी कोचिंग 1000 स्क्वायर फीट में बसा हुआ है। 1000 में क्या कल्पना कर लीजिएगा, सांस लेने में तो परेशानी है। अभी हम कोरोना में आप मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगाते हैं तो कहते हैं ना इसको सांस लेने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगर 1000 वर्ग फीट में यदि आप 200 और 250 बच्चे को पढ़ाएं, क्या पढ़ रहा है बच्चा? किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? तो मैं भाई कोचिंग वाले मुझसे ये ना हो कि भाई मैं आपका विरोधी हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कोचिंग जरूरी है, लेकिन +2 पास करने के बाद फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, उसे टारगेट की जरूरत है। जब वो ऑलरेडी 12th पास करके आता है और 12th में 70, 80, 90% लेकर आता है, उस वक्त वो मजे हुए तलवार को मजना बहुत आसान होता है, और उसके मजे हुए तलवार से आप किसकी सफाया करना है करिए कीजिए। लेकिन आप तो भूल जाते हैं उस चीजों को। आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ाते नहीं बच्चों को, और गार्जियन लोग भी तो बहुत खुश होते हैं, मैं कोटा भेज दिया। आप गार्जियन को, हमारे बिहार के बच्चों के गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एकदम मेरा हाथ जोड़ के विनती है सभी अभिभावकों से जिनके बच्चे इस बार 10वीं की परीक्षा पास की है, मैं सभी से बात करता हूं, आप बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराइए। राज्य सरकार के द्वारा ढेर सारे ऐसे स्कूल हैं जिसको +2 तक जो है उसको उत्क्रमित कर दिया गया है। सीबीएसई में ही पढ़ाना है तो अपने राज्य में भी, अपने पटना में भी ढेर सारे स्कूल हैं। आप पहले मना करें, यदि स्कूल भी यदि कहता है कि फ्लाइंग की व्यवस्था है तो आप कहिए कि फ्लाइंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। अरे फ्लाइंग क्या चीज होती है भाई, रेगुलर हो या डिस्टेंस हो? अरे डिस्टेंस ही कराना है तो एनआईएस से कराइए ना, फिर इतनी ज्यादा पैसे लगा के सीबीएसई से कराने की क्या जरूरत है? उसकी सिलेबस भी बहुत अच्छी है। आप एनआईएस की सिलेबस को आप देखेंगे तो 12वीं की परीक्षा उसमें 11 तो होता नहीं, और 12th में वो 11, 12 दोनों का सिलेबस पूछता है, तब जाके बच्चे का सही मूल्यांकन होगा। हम लोग शिक्षा शास्त्री हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि आप कैसे टीचिंग कीजिए, परीक्षा कैसे लीजिए, और मापन और मूल्यांकन भी पढ़ाते हैं ना बीएड में, कि कैसे मापन होगा और कैसे मूल्यांकन होगा। यदि आपको डिस्टेंस में ही बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि रेगुलर में तो रेगुलर मापन और मूल्यांकन उस बच्चे का होता है, जिन कारणों से 12th में सिर्फ 12th का पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि 11th का ऐसे 11th होता है, इसलिए वहां पे 12th में पूछा जाता है सिर्फ 12th का, क्योंकि आपका तो हमने 11th में एग्जामिनेशन लेके मूल्यांकन कर लिया। लेकिन डिस्टेंस में जब जाते हैं, आप एनआईएस में जाते हैं, तो एनआईएस में जो है 11 और 12 दोनों से सवाल पूछे जाते हैं, और वो एक्यूरेट मूल्यांकन। और 2 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया, एक बहुत अच्छी लाइन हम बोलते हैं कि साल भर खाया मालपुआ और अघन में पूछता है कितना हुआ। वही अघन की बारी आएगी जब वो बच्चे सीधे 12th का परीक्षा देने के लिए जाएंगे, उस वक्त यदि वो 80% लाता है तो निश्चित वो बच्चा आपका IIT में जाता है। बहुत आपने सही बात कहा कि घर में शिक्षा व्यवस्था है,
बिहार में ही शिक्षा व्यवस्था है, आप यहीं पर पढ़े। दूसरी चीजें हो, आप कुछ गार्जियन अभी कमेंट आपको भेजेंगे कि भाई मैं कैसे भेजूं मिलर हाई स्कूल, वहां तो टीचर ही नहीं। तो मुझे ये भी बताइए कि मिलर स्कूल में नामांकन कितने लड़कों का आपने सशक्त गार्जियन लिए हैं? कितने लोग सशक्त हैं जो हमारे जैसे आपके जैसे जो सशक्त लोग हैं जिनके बच्चे मिलर में एडमिशन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं कि सामान्य और मध्यम वर्ग के लोग को एडमिशन लेने के लिए। तो कैसे उस स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी? उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हमें जाना होगा उस स्कूल में। हम सभी लोगों से कहते हैं, मैं बराबर अपने कोसी का रहने वाला हूं, मैं जहां जाता हूं मैं जरूर इस बात की चर्चा करता हूं कि हम सभी लोग उस जिम्मेदार हैं बिहार के शिक्षण व्यवस्था को। यदि आप उंगली उठाते हैं कि खराब हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार हम। हमारे आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, कितने दिन हमें फुर्सत रहता है एक बार जाके पूछे कि कौन कौन टीचर मेरे स्कूल में पोस्टेड है? मैं आपसे ही पूछता हूँ संजय जी, आप क्या अपने गांव के मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूल में गए हैं पूछने के लिए कभी कि कौन कौन लोग टीचर हैं, कौन प्रधानाचार्य हैं? नहीं गए। मैं सच्चाई, एकदम सही बात, एकदम सही बात नहीं कहा। तो हम कैसे सुधार की कल्पना करें? नागरिक अगर उसकी बात रखें, आप बात कीजिएगा 90 से पहले की बात, तो 90 से पहले की बात हमारे गार्जियन पूछते थे कि कौन मास्टर साहब आए। आपने कभी ऑब्जेक्शन लगाया कि मास्टर साहब पान खाकर क्यों आते? वो जमाना था कि लोग आप ऑब्जेक्शन लगाते थे कि मास्टर साहब इस ठीक बात नहीं, आप पान खाकर स्कूल आते हैं। जिम्मेदार हम आप हैं और सारा ठीकरा हम ठोक देते हैं सरकार के ऊपर। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है और सुधारने के लिए पहले हम सभी लोगों को सुधरना होगा और उस स्कूल की तरफ जाना होगा कि आओ एक बार स्कूल चले। एक मुहिम छेड़नी होगी कि आओ एक बार अपने गांव चलें, आओ एक बार अपने गांव के प्राथमिक स्कूल चलें, जहां से आज भी इस देश का भविष्य पलता हो। इस देश का जितने भी बड़े लीडर्स आने वाले 20 साल में पैदा लेंगे वो सभी लीडर्स आपके गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। आने वाले 50 सालों तक इस देश के जितने भी शीर्षस्थ लोग होंगे वो किसी न किसी गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे। इस देश में यदि 1600 IAS यदि आप पैदा हर साल लेता हो तो उसमें से 800 बच्चे, आज भी 800 से 1000 बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 75% बच्चे आज भी किसी न किसी प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा हो। जहां पर इस देश का भविष्य पल रहा हो, जहां से इस देश की भविष्य की कल्पना की जा रही हो, उस स्कूल को हम नकार के और सिर्फ शहर के बड़े बड़े स्कूलों के चक्कर में पड़ते हैं। कैसे आप देश की बदलाव की बात करते हैं? कैसे यह देश बदलेगा? सोचने की विषय वस्तु सभी लोगों की, ये हमारे लिए भी, आपके लिए, जितने लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए। और मैं तो चाहता हूं कि भाई आप लोग सब लोग जो है इसको खूब शेयर कीजिएगा। लोग गलत कमेंट भी करेंगे, हम लोग इसको बाद में भी देखेंगे। हम लोग जरूर फिर इसके बाद हम लोग इसके रिव्यू के लिए, आज के इस कार्यक्रम का रिव्यू के लिए 8 से 10 दिन 8 दिनों के अंदर हम लोग फिर आएंगे फेसबुक पे इन सारी चीजों, जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को लेकर कि भाई कैसे, यदि आपको लगता हो कि नहीं मैं कहीं गलत बोला हूं, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। एक एक बिंदु को मुझे याद है कि मैंने अभी क्या बोला आपके साथ, हर बिंदु पे मैं लड़ने को तैयार हूँ। फिर यहाँ पर बात आती है, आपने कहा सरकारी स्कूल को, फिर यहाँ पर शिक्षकों की बात आती है, उनके जो पहले की आप बात कर रहे हैं तो उन लोगों का जो वेतनमान की बात करते थे, उन लोगों का जो सैलरी रहता था एक पुराने उसके पैटर्न पर रहता था, एक मापदंड। देखिए मैं उस बात से सरकार से अस्वस्थ नहीं हूँ। सरकार ने जो, देखिए दोनों थे, एक जगह पे सरकार अपने जगह ठीक है और एक जगह पे गलत है, ठीक है। मैं उस बखेड़े में नहीं जाना चाहता हूं जो आप वेतनमान की बात हमसे करवाना चाहते हैं कि वेतनमान मिलना चाहिए, उसके पक्षधर हूं मैं, लेकिन वेतनमान देने के लिए किसी भी संसाधन का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी है। एक ये दूसरी चीज कहा जाता है कि मैनेजमेंट यदि आप पढ़ाए हो, पहले ओल्ड सिलेबस में मगध यूनिवर्सिटी में भी था, आप भी पढ़ाए होंगे, बीएड में भी था, तीसरा एक और बात आती है, नहीं मैं बताता हूँ, चुनाव आयोग, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। चुनाव आयोग चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है वो, और वो सारा काम अपने शिक्षकों से करवाते। नहीं मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं आपने जहाँ पहले मुझे लेकर गया कि जो वो वेतनमान की बात, जी जी जी, तो मैं वेतनमान से संबंधित बात कर रहा हूँ आपसे कि व्यवस्था, ठीक है, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को कहा जाता है कि जो उपलब्ध संसाधन का
समुचित सदुपयोग ही एक उचित व्यवस्था कहलाती है। तो हमारे राज्य सरकार के पास जो उचित संसाधन है और उचित संसाधन का जो है समायोजन जो जिस तरह से उनको करना है और जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, निश्चित ही सरकार बेहतर काम कर रही है। और ये व्यक्तिगत मेरी राय है कि नहीं, सरकार के द्वारा ठीक काम चल रहा है। थोड़ा सा सरकार में भी देखिए, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई उससे भी छोटा है। तो सरकार की सभी योजनाएं सफल है। शिक्षक का वेतनमान नहीं दिया वो अच्छी बात है, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छे भी विद्वान शिक्षक हैं जो आज राज्य छोड़कर पलायन कर रहे हैं। उसके लिए चिंता की विषय है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार चिंतित भी है। जैसे मुझे जहां तक खबर मिली है कि लगातार आपके यहाँ नियोजन हो रहा है, आपके यहाँ भर्तियां विश्वविद्यालय लेवल पे भी हो रही है और दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वर्ष यदि 2020 के बाद, आप भी संजय जी ध्यान दीजिएगा और इस मामले को बहुत प्रमुखता से आप भी अखबार में जरूर डालिएगा कि यह मांग हम करते हैं कि आने वाले जो नियोजन हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, हाई स्कूल के शिक्षकों का हो, प्राथमिक विद्यालय का हो या मध्य विद्यालय को हो, आपको कहीं न कहीं डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। अभी आप देखें कि विश्वविद्यालय लेवल पर जो भर्तियां हुई है उसमें हम कहां खड़े हैं। इसके लिए सोचनी पड़ेगी बिहार सरकार को। आपको डोमिसाइल लगाना होगा। एक चीज तो मैं और कह रहा हूं कि इस राज्य को संरक्षित, इस राज्य को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, यहाँ के संस्थानों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस राज्य के संस्थान को बैकअप चाहिए राज्य सरकार को। राज्य सरकार से इसलिए मैं बैकअप की मांग करता हूं कि यदि आप शिक्षक की बहाली निकालते हैं, उसमें आप वेटेज कर दें कि 90% वैसे लोगों की भर्ती होगी जिन्होंने इस राज्य के किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से उस डिग्री को हासिल किया। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने राज्य के कॉलेजों को, अभी क्या होता है, थोड़ा सा पैसा होता लुकाता, हम दिल्ली से कोर्स करेंगे, हम अपने राज्य में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़िएगा भाई? हर जिला में इस सरकार ने, राज्य सरकार ने आपको इंजीनियरिंग कॉलेज दे रखा, आप उस तरफ नहीं ध्यान देते हैं। इस राज्य में 350 बीएड कॉलेज है, 50 फार्मेसी कॉलेज है इस राज्य में। आप यहाँ नहीं पढ़िएगा, आप कहिएगा हम मध्य प्रदेश जाकर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जाकर ऐसे ही पढ़ के चले आइएगा। तो आखिर में इस राज्य का जो पैसा जा रहा है इस राज्य के बाहर, तो कहीं ना कहीं राज्य हमारा खोखला हो रहा है, उसे खोखला होने से बचाना है। इसी कड़ी में एक सवाल आता है कि चूंकि आप बीएड एसोसिएशन के आप बिहार के अध्यक्ष भी हैं और सत्र 2018-20 और 19-20 में जो कंबाइंड के आधार पर जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हैं उसमें करीब 30 से 40% सीटें खाली रह गई हैं और फिर पुनः अभी कंबाइंड टेस्ट की प्रक्रिया होनी है। इस पर आपको कुछ बताएं। नहीं, समझे नहीं आपकी सवाल। इस बार की बात कर रहे हैं जो पहले नहीं, वो तो देखिए कहीं न कहीं देखिए कोई व्यक्ति, मैं सरकार को यहाँ जिम्मेदारी वहां भी नहीं मानता हूँ। किसी व्यक्ति की अकर्मण्यता के कारण यदि इस तरह की चीजें हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी है, छात्र भी दोषी है। ऐसा नहीं, 18-20 में मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था तो सोया रहता था विश्वकुमार में बच्चे, लेकिन छात्र को एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा इतनी मात्रा में आपको पता है कि इस राज्य की 18,000 बच्चे जो एलिजिबल बच्चे थे, जिसे नामांकन से रोक दिया गया, तो वहां बच्चे क्या कर रहे थे? 18,000 की ताकत होती है छात्रों की। कहा ही गया कि संघ है शक्ति कलयुगी। इस कलयुग में संघ में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि मैं यदि किसी संघ की बात कर रहा हूं तो अपने आप में एक शक्ति हूं, छात्र भी अपने आप में शक्ति है। वहां पे गलती हमारी तरफ से हुई और छात्रों की भी तरफ से हुई। इसमें सरकार क्या कर सकती है आप बताइए? आज हम राज्य सरकार को कोसें, हम क्या कोसेंगे इसमें? नहीं, इसमें राज्य सरकार कहीं नहीं है। इसमें तो आपका जो कंबाइंड एग्जामिनेशन लेने की जो सरकार ने तो आपको व्यवस्था दे दी कि एक विश्वविद्यालय को कह दिया गया कि कई एक विद्यार्थी 10 विश्वविद्यालय में आमंत्रण क्या कहते हैं आवेदन देते थे, उसका 10,000 रुपया लगता था। उसके जगह एक जगह क्या कि भाई एक विश्वविद्यालय में आप जाकर आवेदन दें, 9,000 रुपया का बचत, समय का बचत, पैसों का बचत। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें रही हुई। लेकिन एक व्यक्ति अकर्मण्य था,
उस अकर्मण्य व्यक्ति के कारण जो है आज ये भुगत हम लोगों ने भुगता और छात्र भी भुगते। संस्थान यदि सिर्फ संस्थान नहीं कभी भुगतता है, नामांकन नहीं हुआ तो 18,000 लड़कों की करियर गई। और पढ़ने की एक उम्र होती है, याद रखिएगा संजय जी, जब उम्र निकल जाता है तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक साल यदि आज इस साल यदि नामांकन अभी एल एन मिथिला नहीं लेती है तो समझिए इस राज्य के 36 से 37,000 लड़कों की कैरियर के साथ खिलवाड़ हुआ है। पढ़ने का अधिकार भारत का संविधान उसे देती है। उच्च शिक्षा की हो या प्राथमिक शिक्षा को, हर नागरिक को पढ़ने का अधिकार है। तो उस अधिकार का हनन करने की शक्ति किसी व्यक्तिगत लोगों में नहीं है, किसी वाइस चांसलर के पास नहीं है और न ही किसी विश्वविद्यालय के पास है। यह हमारा मौलिक अधिकार है और छात्रों की मौलिक अधिकार है, इस पर सोचनी चाहिए। अभी जो बिहार में हमारे बच्चे आए हैं बिहार से बाहर, तो हम लोग के जो छात्रों का पलायन पुनः नहीं हो, चाहे वो कोचिंग संस्थानों की बात हो या, पर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक ही बात कहूँगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। जिस इंडस्ट्री को आपने, मुझे याद है कि 16 वर्ष सींच कर जिस कोटा को कोटा खड़ा किया गया है, उसे एक दिन में आप धराशायी करना चाहते हैं, नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं वो सारे बच्चे हमारे राज्य में आए। मैंने कहा ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं गार्जियन की भी मंशा है। पहले तो स्कूल जाएं, यदि स्कूल जाते हैं तब न शिक्षक की बात होती है। आप जाते नहीं, कहते कि स्कूल में शिक्षक नहीं है। आप कराएं ना एडमिशन अपने अपने स्कूल। चूंकि और एक चीज मैं कहता हूं कि ये जितने बच्चे अभी 12th में थे कोटा में, सब किसी न किसी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं। जितने अभी आए हैं ट्रेन भर भर के, वो सब किसी न किसी स्कूल और कॉलेज में। अभी टाइट करी सरकार, बिहार बोर्ड टाइट करे और गार्जियन भी टाइट करे कि तुम जहां एडमिशन ले आओ तो जाओ उस स्कूल में पढ़ो। अब देखिए कैसे ना पढ़ाई होता है। भूख लगेगी, आप जाइएगा खाना तब के पास, तब ना खाना आएगा कि खाना उठ के आपके मुंह में आके खिला देगा। आप पढ़ने के लिए जाइएगा ना, कहिएगा राज्य में, मेरे राज्य में खोखला है, कुछ नहीं है, तो अपने घर को जितना गंदा कीजिए जी। ये भी एक कारण है कि हम लोग खूब अपने घर में रोज गाली देते हैं, खूब गंदा करते हैं अपने घर। बिहार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे भाई, बिहार में तो सब कुछ है। कि बिहार तो कितने राज्य को अभी देख लीजिए ना, इस देश की हालत। सही कहा। इस देश की हालत जाकर देख लीजिए कि बिहार ने क्या दिया इस देश को। रोजी दिया, रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया इसी बिहारी इस पूरे देश को। आप कहिएगा बिहार में कुछ नहीं है। हमारे सारे मजदूर आए हुए हैं। एक बहुत हम लोग के लिए कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव ऊर्जा की बात है कि यहाँ पर सारे हुनरमंद जो हमारे मजदूर कामगार लॉकडाउन में आए हैं, इसको हम लोग कैसे, लेकिन उसके भी देखिए, वो मजदूर जो आए हैं उसकी भी मनोदशा को बदलने की जरूरत है। वो जो जितने भी आए हैं, मैं देखा हूँ, मैं चूंकि गांव से रहता हूँ, मैं गांव में विश्वास रखता हूँ। मैं आज भी गांव में रहता हूँ, महीने में लगभग 10 से 15 दिन आज भी मैं गांव में अपना बिताता हूँ। तो मैं वहाँ देखा हूँ कि जो लोग आते हैं ना, जो अभी आए हैं, तो वो गांव में काम करना नहीं चाहते हैं, या जो छात्र अभी आए हैं वो गांव में पढ़ना नहीं चाहते, कहते यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। ये दोनों चीज, छात्र मजदूर दोनों की बात कर रहा हूँ कि दोनों जो गांव आए हैं, ना तो मजदूर काम करना चाह रहा है, ना छात्र पढ़ना चाह रहा है। कहता है गांव में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? जिस गांव को तुम गाली देते हो, अभी कोरोना आया तो कहां भाग के गए? गांव। इस पर आप 2 शब्द कहें। आप तो एक कविता भी आपने इस पर लिखा था। मैंने कहा कि हाँ मैं गांव, हाँ मैं वही गांव हूँ जिस गांव में, जिसे इस पर यह आरोप है कि वहां अशिक्षा रहती है। लेकिन आप जरा देखकर, आज ही देखकर बताएं, इस राज्य के जितने भी इस देश के बड़े प्रधान सचिव हों, मंत्री हों, जितने बड़े लोग हैं, उसकी सूची जरा निकाल कर देखिए। सभी कहीं न कहीं किसी न किसी गांव से जुड़े हैं। इसलिए गांव के बारे में यह मत कहिए कि गांव में काम नहीं करूंगा, गांव में नहीं पढ़ूंगा। गांव एक ऐसा चीज है जो बहुत कुछ पढ़ाता है, बहुत कुछ सिखाता है, मानवता सिखाता है, सामाजिकता सिखाता है, सामर्थ्यवान बनाता है, ताकतवर बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। गांव गांव है। इसलिए गांव के प्रति खुश रहिए। अभी गांव में आए हैं, खूब पढ़िए। जितना आप पढ़ के आए हैं ना कोटा से, उसको सिर्फ रिवाइज कीजिए।
यदि आप रियल में पढ़ के आए हैं, मैंने जिस वास्तविकता और काल्पनिकता की बात किया है, उस सारे चीजों को रिवाइज कीजिए और देखिए गांव क्या ताकत देती है। गांव कंसंट्रेशन देता है, गांव एकाग्रता देता है, गांव रचनात्मकता की ओर लेकर जाता है, गांव धनात्मकता की ओर लेकर जाता है, गांव संवेदनशील बनाता है, गांव चिंतनशील बनाता है, गांव चिंता रहित करता है। इसलिए गांव गांव है और गांव के साथ ही चलिए। अब तो विदा लेने का वक्त है। चलिए हम लोग बात के क्रम में हम लोग का जो प्राइम टाइम है वो 30 मिनट का ही है, 9:30 तक है, लेकिन आपकी बातों को लोगों को तक पहुंचाने के लिए काफ़ी समय कब बीत गया पता नहीं चला। एक आखिरी सवाल है, आपदा को अवसर में बदलने के लिए क्या सुझाव है? मैंने कहा, चाहे वो आप विद्यार्थियों को दे सकते हैं या हमारे जो यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं, शिक्षक हैं। देखिए, इस आपदा ने, कोरोना आपदा ने इन चीज़ों को सिखाया। और यदि आज जो बच्चे पटना में थे, दिल्ली में थे, मुंबई में थे, बेंगलुरु में थे, कोटा में थे, आज चिंतन करने की जरूरत है कि आप यदि एक कोर्स करने के लिए वहां गए, वहां से लाए, क्या पाया क्या खोया, ये आप जानते हैं। आपके सिवा कोई नहीं जानता है कि आपने यदि 2 साल बाहर रहा है तो क्या अर्जित किया, सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने दिल से कभी चिंता कीजिए, सोचिए और इसको अवसर में कैसे बदला जाए। जो भूल आपसे हुई है, अब जरा सोच के देखिए, यदि आपने पिछले साल 10th पास करके गया होगा, 1 साल में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और इस चीज को जब लेकर आप आओगे और उस पर जब सोचोगे कि नहीं हमारा 1 साल बहुत बढ़िया बीता, मैंने पढ़ा बहुत अच्छा है। यदि आपने यह भी सोचा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा है, तो जरा सोच के देखिए कि यदि 4 सीढ़ी एक बार में आपको चढ़ना है और चारों में गड्ढा खोद कर आपने रख दिया है, तो कैसे आप लांघेंगे। कम से कम उसको सुधारने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ी अवसर है, ये इतनी बड़ी अवसर है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ये कोरोना आपदा ने, समझिए कि अवसर लेकर हम सभी छात्र के लिए आया है। इसलिए मैं सभी छात्र की बात कर रहा हूं कि यदि मैं एक शिक्षक हूं तो यह मेरा क्या मानना है, एक शिक्षक जीवन पर्यंत अधिगम करता होता है। द टीचर इज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम जीवन पर्यंत जो है एक छात्र हैं और छात्र ही रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम सवाल आया है हमारे राकेश रोशन जी का। एक, इस बार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होगा क्या सर? ये मेरी मांग है कि डोमिसाइल लागू हो। डोमिसाइल ही नहीं, राकेश रोशन जी, सिर्फ डोमिसाइल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यह भी कह रहा हूं कि इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थान, मेरा यह मानना भी है, आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा, मैंने लिखा है कि शिक्षा और शिक्षण संस्थान ही सामाजिक और आर्थिक विकास का वाहक है। जब तक आप शिक्षा को संरक्षित करना चाहते हैं तो शिक्षण संस्थान को संरक्षित करना होगा, संधारित करना होगा, ताकतवर बनाना होगा। और अपने राज्य के सभी कॉलेज को, मैं तो कह रहा हूं जितने तरह की बहाली होती है, जितने तरह के स्कूल है, सरकारी नौकरी बिहार में पाना है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जिन्होंने मैट्रिक पास किया हो उसको 90% आरक्षण की जरूरत है, उसको 90% उसके लिए आरक्षित हो। वैसे ही लड़के को बिहार में सरकारी नौकरी मिल सकती है। आप अन्यत्र से पढ़ के आइए और बिहार में आकर लीजिए। हमारा अब क्या होगा, उसके लिए लोग स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों के प्रति चिंतनशील रहेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि यदि आपने बिहार से ट्रेनिंग किया हो, चाहे किसी भी कॉलेज, डाइट से किया हो या किसी प्राइवेट कॉलेज से किया हो, यदि आप वहां से किए हैं तो 90% आपके लिए सीट आरक्षित हो। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। चूंकि समय काफी हो गया है डॉक्टर साहब, और लेकिन दर्शक हमारे बढ़ रहे हैं, लगातार संख्या, हम देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो मन नहीं कर रहा है कि आपको आपसे अलविदा लूँ, अलग हूँ, पर समय का तकाजा है, हम लोग को अन्य कार्यक्रम भी दिखाने होते हैं। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप एजुकेशनल न्यूज फेसबुक पेज पर आप आए। जल्दी हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही एक डिबेट डिस्कशन करेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे किसी तरह से आप समय आकर सभी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन, मोटिवेशनल स्पीच देते रहे।
इसी भरोसे और वादे के साथ आपसे लेते हुए जी नमस्ते। आप पुनः आप कार्यक्रम में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल हम लोग फिर पुनः मिलते हैं। हम अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र शशि चरण पहाड़िया जी से, जो आपको कोरोना कोविड-19 के कारण जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो कल हम लोग पुनः 9 बजे मिलते हैं एडुकेशन प्राइम टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।